नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। 75 साल, 3 बड़े राजनीतिक दौर और अब बंगाल की राजनीति में वो बदलाव जिसकी कल्पना भी कभी मुश्किल मानी जाती थी। जिस धरती पर कभी कांग्रेस का झंडा लहराया, जहां 34 वर्षों तक वाम मोर्चा अजय बना रहा, जहां ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को ध्वस्त कर इतिहास रचा, उसी बंगाल में अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता तक पहुंच गई है। 2026 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है, यह बंगाल की राजनीतिक आत्मा में आए सबसे बड़े बदलाव की कहानी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी जीत गई है, सवाल यह है कि आखिर वो बंगाल जिसने दशकों तक दिल्ली की राजनीति को चुनौती दी, वहां ऐसा क्या बदला कि सत्ता की पूरी धुरी ही बदल गई। आखिर कैसे कांग्रेस से लेफ्ट और लेफ्ट से तृणमूल और अब तृणमूल से बीजेपी तक सत्ता का सफर पहुंचा, और क्यों 2026 का चुनाव बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल की राजनीति के 75 वर्षों का पूरा सफर हुआ, सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी और वो कारण जिन्होंने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। आजादी के बाद जब 1952 में पश्चिम बंगाल में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तब कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। देश भर की तरह बंगाल में भी कांग्रेस का मजबूत प्रभाव था। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ के कारण कांग्रेस ने लगातार 2 दशकों तक बंगाल की सत्ता अपने पास बनाए रखी। लेकिन 1960 के दशक के अंत तक हालात बदलने लगे। बेरोजगारी बढ़ रही थी, उद्योगों में गिरावट शुरू हो चुकी थी, मजदूर आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता ने कांग्रेस की पकड़ कमजोर करनी शुरू कर दी। 1967 का चुनाव बंगाल की राजनीति में पहला बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ी और संयुक्त मोर्चा सरकारों का दौर शुरू हुआ। अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां सत्ता में आई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रही। सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं और इसी अस्थिरता के बीच वामपंथी राजनीति धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। फिर आया 1977, वो साल जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। वाम मोर्चे ने सत्ता संभाली और ज्योति बसु के नेतृत्व में एक ऐसा राजनीतिक मॉडल तैयार हुआ जिसने अगले 34 वर्षों तक बंगाल की राजनीति पर कब्जा बनाए रखा। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लंबे लोकतांत्रिक वाम शासन में गिना गया। वाम सरकार ने भूमि सुधार को बड़ा मुद्दा बनाया, किसानों को जमीन के अधिकार दिए गए, पंचायत व्यवस्था को मजबूत किया गया, ग्रामीण इलाकों में संगठन खड़ा किया गया और यही वजह रही कि गांवों में लेफ्ट का जनाधार बेहद मजबूत हो गया। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी। बंगाल कभी देश का औद्योगिक केंद्र माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उद्योग बंद होने लगे, निवेश कम होता गया, रोजगार संकट में बढ़ता गया, राजनीतिक हिंसा और कैडर संस्कृति के आरोप भी लगातार लगने लगे। नई पीढ़ी रोजगार और विकास के सवाल उठाने लगी और यही वो दौर था जहां वाम मोर्चे की नींव कमजोर होना शुरू हो गई। फिर आया 2007 और यहीं से बंगाल की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन ने पूरे राज्य की राजनीति को बदल दिया। वाम सरकार उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही थी, लेकिन किसानों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नंदीग्राम में हिंसा हुई, सिंगूर में टकराव बढ़ा और इन आंदोलनों के केंद्र में थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने खुद को आम लोगों की आवाज के रूप में पेश किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया और यही आंदोलन वाम मोर्चे के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। बंगाल की जनता को लगा कि जो सरकार कभी किसानों के अधिकार की बात करती थी, वही अब किसानों की जमीन छीन रही है। 2011 का चुनाव बंगाल के इतिहास में ऐतिहासिक साबित हुआ। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटें जीतकर 34 वर्षों पुराने वाम शासन को खत्म कर दिया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा विस्फोट था। ममता बनर्जी को परिवर्तन की राजनीति का चेहरा माना गया। जनता को उम्मीद थी कि अब बंगाल में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और राजनीतिक हिंसा भी खत्म हो जाएगी।
शुरुआती वर्षों में ममता बनर्जी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी और गरीबों की नेता के रूप में स्थापित करना शुरू किया। कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। महिलाओं और ग्रामीण वोटरों में तृणमूल की पकड़ मजबूत होती चली गई। लेकिन समय के साथ तृणमूल सरकार पर भी वही आरोप लगने लगे जिनके खिलाफ वो सत्ता में आई थी। इसी दौरान बीजेपी ने बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू कर दी। जिस बंगाल में कभी जनसंघ की सीमित मौजूदगी थी, वहां बीजेपी धीरे धीरे मुख्य विपक्ष बनकर उभरने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा विस्तार किया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक मजबूती के सहारे बीजेपी गांवों तक पहुंचने लगी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 3 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन 2021 तक तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी। बीजेपी 77 सीटों तक पहुंच गई। हालांकि तृणमूल ने लगातार तीसरी बार सत्ता बचा ली, लेकिन बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया था कि अब बंगाल में मुकाबला सीधे तृणमूल और बीजेपी के बीच है। अब आता है 2021 का चुनाव। कई मायनों में यह चुनाव बेहद अहम था। इसी चुनाव में नंदीग्राम सीट पूरे देश की नजर में आ गई, क्योंकि यहां आमने सामने थे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु कभी ममता के करीबी सहयोगी माने जाते थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने नंदीग्राम में ममता को चुनौती दे डाली और जब नतीजे आए तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर बंगाल की राजनीति में एक बड़ा संदेश दे दिया। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, ये आने वाले सत्ता परिवर्तन का संकेत माना गया। इसके बाद बंगाल की राजनीति में लगातार विवाद बढ़ता चला गया। शिक्षक भर्ती घोटाला बड़ा मुद्दा बना। भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। संदेश खाली विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस छेड़ दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रकरण ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने इन सभी मुद्दों को आक्रामक तरीके से जनता के बीच उठाया। पार्टी ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ विकल्प के रूप में पेश किया। केंद्र सरकार की योजनाओं, मजबूत संगठन और लगातार चुनावी विस्तार के सहारे बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। और फिर आया 2026 का चुनाव। बंगाल की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने 75 वर्षों की राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है और शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता यानी अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जिस बंगाल में कभी बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, उसी बंगाल में अब बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई है। ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि बंगाल ने हर दौर में एक मजबूत वैचारिक राजनीति देखी है। पहले कांग्रेस का राष्ट्रवादी दौर, फिर वामपंथ की वर्ग राजनीति, उसके बाद ममता बनर्जी की क्षेत्रीय और जन आंदोलन आधारित राजनीति और अब बीजेपी की राष्ट्रवाद और हिंदुत्व आधारित राजनीति। यानी बंगाल की राजनीति ने हर दौर में देश को नई राजनीतिक दिशा दिखाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक अपनी सत्ता कायम रख पाएगी? क्या वो बंगाल के विकास और रोजगार की पुरानी चुनौतियों का समाधान कर पाएगी? और क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्योंकि 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक पहचान बदलने का चुनाव बन चुका है। तो क्या 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि बंगाल में बदलाव हमेशा सिर्फ सरकारों का नहीं, बल्कि विचारधाराओं का रहा है। कभी कांग्रेस का दबदबा था, फिर 34 वर्षों तक वाम मोर्चा अजय माना गया, उसके बाद ममता बनर्जी परिवर्तन का चेहरा बनकर उभरी और अब पहली बार बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई है। जब जब बंगाल बदलता है, तब तब देश की राजनीति की दिशा भी पूरी तरह से बदल जाती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।